तो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर। क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पहले क्या है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्व। ग्रेविटेशन एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस यूनिवर्स के बीच, चाहे ये पेन हो या इसका कैप हो, उन दोनों के बीच कोई ना कोई ग्रेविटेशन लग रहा होगा, कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अर्थ का या ये पेपर हो और ये पेन हो, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इस यूनिवर्स में, उसे ही हम ग्रेविटेशन कहते हैं, चाहे वो दो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो। उस नेक्स्ट आते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन की खोज तो जानते हो, न्यूटन्स ने ही किए थे। न्यूटन्स को ही पहले ग्रेविटेशन के बारे में पता चला था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है, उनके 3 लॉ होते हैं, न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं। न्यूटन्स के कितने लॉ होते हैं? 3 लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम लोग कहते हैं। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो फर्स्ट लॉ हमसे यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ये मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अगर रुका हुआ और रेस्ट पर हो तो ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पे जब तक हम नहीं लगा रहे हों, ये तब तक रेस्ट पे ही रहेगा। तो क्या हमसे कहते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट इन मोशन में हो तो वो मोशन में ही रहने की चेष्टा करता रहता है। लॉ ऑफ इनर्शिया हमसे क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कंप्लीट टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम बोल सकते हैं उससे, कोई भी ये अगर रुका हो तो हमने क्या अपना फोर्स लगा के इसे मोशन में लाया, या ये मोशन में हो तो हम ये तो डायरेक्टली रुक नहीं जाएगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा होगा। अगर ये चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई करता है, जिस कारण ये रेस्ट पे आ जाता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हमसे यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो या रेस्ट पे हो, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। सेकेंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, वो क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब, इसमें हम F = ma की बात करते हैं, और इसमें हम P = mv की भी बात कर देते हैं, क्योंकि मोमेंटम है तो P हमारा मोमेंटम है, m हमारा मास है और v वेलोसिटी है। P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, और m मास और v वेलोसिटी। तो मोमेंटम = होता है मास इंटू वेलोसिटी, और फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो सभी जानते हैं। तो लॉ ऑफ मोमेंटम से क्या कहता है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बैट से बॉल को मारिएगा तो उस बॉल के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है, बॉल के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाता है। तो सेकेंड लॉ वही कहता है कि उस मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉल कोई ऑब्जेक्ट हो गया होगा, ठीक है, बॉल कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल मान लीजिए बॉल था, जब हमने बैट से बॉल को मारा तो बॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसका रेट ऑफ चेंज वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बैट से हमने बॉल को मारा तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, उसके उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मोमेंटम क्या हुआ,
तो मोमेंटम एक तरह से हम मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वो किसी भी अनबैलेंस्ड फोर्स के, अनबैलेंस्ड फोर्स है किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में वो प्रोपोर्शनल होता है। इसमें F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन आता है और P इक्वल टू एम भी आता है। नेक्स्ट लॉ क्या हमसे कहता है, इसके 3 लॉ थे, हमने पहले ही बोल चुके थे। नेक्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या कहता है, ए बी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अगर किसी को आप गाल पे चाटा लगाते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ तो लगता हो, कुछ आपके हाथ में अगर उसको या यही गिरा तो इसको भी कुछ ना कुछ चोट लगी होगी। तो जब चाट लगाते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ हल्का सा भी चोट लगता होगा। तो ये एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगर आप बॉल को किसी दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार अपोजिट वापस इधर ही आ जाते हैं, मतलब दीवार उस पर भी फोर्स लगा, जो हमारा बॉल था बॉल पे भी फोर्स लगा और बॉल पे भी फोर्स लगा होगा। तो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, द फोर्स ऑफ the force acts between the object in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square and distance between them। तो ऐसा आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं बता देता हूँ क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हमसे कहता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है मास m बोल देते हैं इसे, m1 मास, ये मास m2 मास इसे बोल देते हैं, ठीक है। वो कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किए हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किए हैं। तो जो फोर्स इन दोनों के बीच, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। मैंने कहा कि तो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा और ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। तो क्या कहता है हमसे कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स हमारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इन दोनों मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोडक्ट के, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होंगे ये फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे इसके जो डिस्टेंस है, जो जितने डिस्टेंस पे ये दो ऑब्जेक्ट सेपरेट किए हुए हैं, उन जो सेपरेट किए हुए हैं ना उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। उसके स्क्वायर के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, जो ये कह रहा है हम इसे लिखते हैं। ये जो फोर्स है, पहली बार जो फोर्स लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्या कह रहा है हमसे, उन दोनों ऑब्जेक्ट के स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम डिस्टेंस को d या हम इसे सबसे बढ़िया r से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा, r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमसे बस कहा जा रहा है, इस पे नहीं जाना है हम लोगों को। ये देखना कि फोर्स हमारा दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया एंड जो उन दोनों के सेपरेशन थे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हमारे पास तो पेज अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से अगर बात करें, फ्रॉम, इधर हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के। तो ये जो प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट g का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो g है वो हमारा ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसे बोल सकते हैं। जो ये हमारा जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जी हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जी हमारा क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने यहाँ तक बात कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट लिख सकते हैं। इस फोर्स का क्या यूनिट होगा, तो हम इसका एसआई यूनिट क्या बात कर लेते हैं। फोर्स के एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे? फोर्स के एसआई यूनिट हो जाएंगे kg/m², ठीक है। अगर चाहें तो हम यहाँ से जी का भी वैल्यू बोल सकते हैं। और ये जो फोर्स तो वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स तो ऐसे, फोर्स तो देखो कोई ना कोई डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जी क्या है ना, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी बात छोड़ दो अभी कि जी क्या है, एफ क्या है। फोर्स ऐसे देखो, अगर फोर्स इधर लग रहा है, कोई फोर्स अपन इधर लग रहा है, फोर्स F2 लग रहा है, तो फोर्स अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये अपोजिट में लग रहे हैं। अगर फोर्स मान लीजिए 1 ज़्यादा है फोर्स 2 से, तो F1 - F2 हम लोग करते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए, करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। इसलिए फोर्स हमारा क्या होती है? फोर्स हमारा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो F1 - F2 करते हैं, लेकिन जी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इस जी का वैल्यू कितना होता है? जी का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो उसका वैल्यू होता है जी का 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये किसका वैल्यू होता है भाई? जी का वैल्यू होता है। तो जी का वैल्यू इतना हो जाता है। अच्छा, जी का यूनिट भी होगा क्या? जी का यूनिट होगा, हाँ, जी का यूनिट लिख सकते हैं। अगर हम जी को फार्मूला में इससे निकालते हैं तो F(r²/m1 × m2 लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसे? हाँ, लिख सकते हैं। तो जी का यूनिट भी निकल जाएगा। तो जी का यूनिट अगर लिखना हो, यूनिट ऑफ जी, अगर ये कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी, हमारा आगे पढ़ने को हमारा स्मॉल जी भी, तो ये कैपिटल जी है, याद रखना। इसका वैल्यू याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बनाने में हमारा ये बहुत उपयोग करेगा। 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। जी का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका होता है न्यूटन, इसका हो जाएगा मीटर, तो ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और ये kg होगा, और दोनों का होता है तो kg स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो जी तक की कहानी यही थी। जी का फार्मूला याद रखो चाहे नहीं रखो, लेकिन ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये जी का फार्मूला, जी का वैल्यू सॉरी, और ये फोर्स का फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ, तो नेक्स्ट हमसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लिए इसे हमने, ऐसे ये थ्योरी ही है। तो कह क्या रहा है कि द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अच्छा, कहने का मतलब इसका कि जो अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है और मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है, तो मून पर जो वेट है ना वो 1/6 टाइम्स होता है अर्थ पे के वेट के। तो इसका हम लोग प्रूफ देखें, अगर इसको हम प्रूफ देखें तो कैसे हम बोल सकते हैं? पहले हम बोल देते हैं वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को हम चुपचाप मान लेते हैं स्मॉल m, ठीक है। अब मास लिख लेते हैं सबका, मास ऑफ मून बोल देते हैं हम लोग, कितना, इतना बोल देते हैं, ठीक है। मास ऑफ मून हो गया। एक काम करो, इसे भी कैपिटल M ही रहने दो। अब मास ऑफ अर्थ कितना बोल देंगे हम लोग? मास ऑफ अर्थ को m ही बोल देते हैं। और रेडियस क्या बोलेंगे? रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ मून पहले हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे से। रेडियस ऑफ मून को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ मून को RM बोल देते हैं। रेडियस ऑफ किसके रेडियस की बात करते हैं? अब रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ
तो रेडियस ऑफ अर्थ को आर ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए मून है और ये मान लीजिए अर्थ, ठीक है। इन दोनों के बीच ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मून का फोर्स को हम F1 बोल देते हैं, ये फोर्स ऑफ मून है जिसे हम F1 बोल रहे हैं। तो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था Gm1m2/r²। तो किसी वेट या मास अभी के लिए सेम ही चलो, तो Gm ऐसे बोल दिए, ठीक है। और m ये किसका होगा, m ये मून का लिख रहे हैं ना, मून का है। तो मून का मास कितना है, ये हो गया। और रेडियस ऑफ मून ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है क्योंकि Gm1m2/r² होता है। F2 की बात करते हैं, F2 क्या फोर्स ऑफ अर्थ है, तो इसको क्या लिखेंगे Gm, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट स्मॉल m बोले, और इसे me बोल देते हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बोल देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ 1 डिवाइड 2 कर देते हैं। फोर्स ऑफ 1 डिवाइड 2 करने से क्या हो जाएगा, G स्मॉल m और ये कैपिटल M हो जाए, और रेडियस ऑफ इतना मूल का ही है, यहाँ पे शायद नहीं हट रहा है हमारा Gmm, फिर भी देखते हैं ट्राई कर G, ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये G से G कैंसिल हो जाएगा और ये M से M कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, ये बचेगा। अच्छा, लेकिन इसको हम इधर डिस्कस कर लेते हैं, इस चीज़ को हम लोग इधर लेके आते हैं। तो हम लोग जानते क्या है कि रेडियस ऑफ जो अर्थ होता है, पहले रेडियस की बात करते हैं, यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून होता है, समझिए। और रेडियस ये निकाला गया है, ये निकाला गया है, अपने मन से नहीं लिखा जा रहा, ये निकाला गया है, और रेडियस एक्सपेरिमेंट के दौरान निकाला गया होगा। और जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून होता। तो ये जो हमारे पास गिवन है, ये जो गिवन है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ है तो रेडियस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून होता है, तो ये 16 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून, तो है ये, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर निकाल दिया ना, 16 हो गया, इनटू मास ऑफ मून कितना होता है, मास ऑफ मून तो हम मास ऑफ मून ही रहने देते हैं, और लेकिन मास ऑफ अर्थ को 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ मून कैंसिल, रेडियस ऑफ मून कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 16/100, ये अप्रॉक्सीमेटली 1/6 के इक्वल आ जाएगा। ये अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ये हमारा आ गया। तो हमने इसे प्रूव कर दिया, इसे हमने प्रूव कर दिया, हमसे यही पूछा जा रहा था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे लेके इसके कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।